विद्या जी एक ऐसी महिला थी जिनका हृदय कोमलता और उदारता का सागर था। उनका घर और मन दोनों ही हर किसी के लिए खुले थे, मानो उनके दरवाजे कभी बंद ही ना होते हों। मोहल्ले में उनका इतना मेलजोल था कि धोबी, चौकीदार, दूध वाला, सब्जी वाला और अखबार वाला तक सभी उनके साथ परिवार जैसे घुल मिल जाते थे। हर कोई उनके पास आकर अपनी छोटी बड़ी बातें साझा करता और विद्या जी बड़े ध्यान से सबकी सुनती, मुस्कुराती और यथासंभव उनकी मदद करती। उनकी सादगी और स्नेह भरे व्यवहार ने पूरे मोहल्ले में उनकी एक अलग ही पहचान बनाई थी। लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे और सभी उन्हें विद्या माँ कहकर पुकारते, मानो वे सबकी दादी माँ हो। विद्या जी का स्वभाव था कि वे किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती थी। चाहे कोई छोटी मोटी जरूरत हो या फिर कोई बड़ी मुसीबत, वे हमेशा आगे बढ़कर सहायता करती। होली और दिवाली जैसे त्योहारों पर तो उनका घर खुशियों का गढ़ बन जाता था। वे दिल खोलकर मिठाइयाँ, उपहार और कपड़े बांटती और हर किसी को अपने परिवार का हिस्सा मानती। कभी कभार जब कोई पड़ोसी या परिचित आर्थिक तंगी में होता, विद्या जी बिना झिझक रुपए पैसे की मदद भी कर देती। उनका मानना था कि देने से दिल बड़ा होता है और जीवन में सुख शांति आती है। दरअसल विद्या जी की ये सोच उनके बचपन में मिली शिक्षा की वजह से थी, जो बाद में उनके जीवन का आधार बनी। उनके बचपन की कहानियाँ उनके व्यक्तित्व की तरह ही रोचक और प्रेरणादायक थीं। वे एक छोटे से गांव में पली बड़ी थीं, जहां जीवन सादगी और आपसी प्रेम से भरा हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और माँ एक गृहिणी, जिनका घर हमेशा पड़ोसियों और रिश्तेदारों से गुलजार रहता था। विद्या अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और घर में सबकी लाडली थी। बचपन में विद्या को अपने पिता की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। हर शाम जब पिता स्कूल से लौटते, वे बच्चों को गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बिठाकर रामायण, महाभारत और लोक कथाएं सुनाते। जब भी वे सीता की निष्ठा, हनुमान की भक्ति या किसी गांव की साधारण सी औरत की साहसिक कहानी सुनती, उनकी आंखें चमक उठती। एक बार जब वे 7 साल की थी, उन्होंने अपनी माँ की पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा चुपके से काट लिया और उससे अपनी गुड़िया के लिए दुपट्टा बनाया। जब माँ को पता चला तो उन्होंने विद्या को डांटने के बजाय हंसते हुए कहा, तू तो सच्ची में सबको सजाने वाली है। इस छोटी सी घटना ने विद्या के मन में दूसरों के लिए कुछ करने की भावना को और गहरा कर दिया। विद्या को गांव के मेलों में जाना बहुत भाता था। वहाँ वे अपनी जेब खर्च के पैसों से कभी मिट्टी के खिलौने तो कभी चूड़ियाँ खरीदती, पर अक्सर अपनी छोटी सी बचत का आधा हिस्सा किसी गरीब बच्चे को मिठाई या खिलौना दिलाने में खर्च कर देती। एक बार मेले में एक बूढ़ी औरत को भूख से रोते देख विद्या ने अपनी सारी जमा पूंजी से उसके लिए खाने का सामान खरीदा। उस दिन जब वे घर लौटी तो उनकी माँ ने उनकी इस आदत पर प्यार से चपत लगाई, पर साथ ही उन्हें गर्व भी हुआ। विद्या की ये आदत बचपन से ही थी कि वे किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। स्कूल में भी विद्या की शरारतें मशहूर थीं। एक बार जब उनकी सहेली की किताबें बारिश में भीग गई थी और वो डांट के डर से रोने लगी, तो विद्या ने अपनी किताबें उसे दे दी और खुद शिक्षक से डांट खाई। पर उनकी इस नन्ही सी उदारता ने सहेली का दिल जीत लिया और वे दोनों जीवन भर की दोस्त बन गईं। विद्या को प्रकृति से भी गहरा लगाव था। वे अक्सर गांव के तालाब के किनारे बैठकर घंटों पेड़ पौधों और चिड़ियों को निहारती। एक बार उन्होंने एक घायल चिड़िया को घर लाकर उसकी देखभाल की और जब वो उड़ने लायक हुई तो उसे आजाद कर दिया। गांव की मिट्टी में बसी वो सादगी और प्यार विद्या जी अपने साथ शहर ले आई थीं और उसी ने उनके घर को और पूरे मोहल्ले को अपना बना लिया था। उनकी बहू रेखा, जो एक स्कूल शिक्षिका थी, विद्या जी की इस उदारता को देखकर मन ही मन खुश तो होती थी, पर उसका मन एक अजीब सी आशंका से भी घिरा रहता था। रोज अखबारों में धोखाधड़ी, ठगी और विश्वासघात की खबरें पढ़कर रेखा को लगता था कि कहीं कोई उनकी सास की भल मनसाहत का फायदा न उठा ले। वो बार बार विद्या जी को समझाती, माँ जी, आपका दिल बहुत बड़ा है, पर थोड़ा सावधान रहिए। आजकल के जमाने में हर कोई भला नहीं होता, लोग अच्छाई का गलत फायदा उठा सकते हैं। लेकिन विद्या जी अपनी सधी हुई मुस्कान के साथ जवाब देती, बेटा, दुनिया वैसी ही है जैसी हम बनाते हैं।
मैंने हमेशा सबकी मदद की और बदले में प्यार, सम्मान और आशीर्वाद ही पाया। अगर 1-2 लोग गलत निकल भी जाएं तो क्या, बाकी 100 लोग तो मेरे अपने हैं। विद्या जी की ये सोच रेखा को कभी कभी हैरान कर देती थी। वो सोचती कि उनकी सास का ये विश्वास कितना अटल है, जो आज के इस स्वार्थी युग में भी डगमगाता नहीं। विद्या जी के लिए हर इंसान एक कहानी था, जिसे वे प्यार और भरोसे से पढ़ती थीं। उनके घर में आने वाला हर शख्स, चाहे वो कितना ही साधारण क्यों ना हो, उनके लिए खास था। रेखा को ये बात तो समझ आती थी, पर वो मन ही मन प्रार्थना करती थी कि उनकी सास का ये भरोसा कभी टूटे नहीं और उनकी उदारता का कोई गलत फायदा न उठाए। इस तरह विद्या जी का घर न सिर्फ एक आशियाना था, बल्कि मोहल्ले की वो धुरी था जो सबको आपस में जोड़े रखती थी। एक उमस भरी दोपहर की बात है। शांता धोबिन, जिसके चेहरे पर मेहनत और जीवन की कठिनाइयों की छाप साफ दिखती थी, विद्या जी के दरवाजे पर पहुंची। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं और उसके खुरदुरे मेहनतकश हाथ उसकी पुरानी फीकी साड़ी का आंचल थामे घबराहट में कांप रहे थे। उसका चेहरा उदासी और चिंता से भरा हुआ था, मानो कोई भारी बोझ उसके कंधों पर लदा हो। विद्या जी, जिनका दिल दूसरों के दुख को अपना समझने की आदत रखता था, उन्होंने शांता को देखते ही उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने उसे अपनी चौकी पर बिठाया और स्नेह भरी आवाज में उसकी घबराहट का कारण पूछा। शांता की आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द उसके गले में अटक रहा हो। माँ जी, वो रुंधे गले से बोली, मेरी लाडली की शादी तय हो गई है। ये मेरे लिए खुशी का मौका है, लेकिन मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज में दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी। उसने बताया कि उसकी छोटी सी बचत, जो उसने 1-1 रुपया जोड़कर इकट्ठा की थी, इस बड़े खर्च के सामने बौनी पड़ रही थी। उसके मन में एक गहरा डर समाया था, कहीं उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में करने का सपना अधूरा न रह जाए, कहीं उसकी खुशी की राह में समाज की रीतियां और आर्थिक तंगी आड़े न आ जाए। वो कहती जा रही थी और उसका कहा हर शब्द विद्या जी के दिल को छू रहा था। विद्या जी ने शांता की बातें शांत भाव से सुनी। उनकी आंखों में करुणा की एक गहरी लहर दौड़ गई। वो उस पल में न सिर्फ शांता के दर्द को समझ रही थी, बल्कि उन्हें जी भी रही थी। उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आ गए, वो वक्त जब वे खुद शादी के खर्चों और सामाजिक अपेक्षाओं के बोझ से जूझ रही थी। उस दौर की स्मृतियां उनके मन में ताजा हो उठी और उन्होंने महसूस किया कि शांता का दर्द उनके अपने दर्द से कितना मिलता जुलता था। बिना एक पल गंवाए विद्या जी अपनी पुरानी बैत की कुर्सी से उठी। उनकी चांदी की चूड़ियां हल्की सी खनक के साथ बज उठी। वो धीरे धीरे अपनी अलमारी की ओर बढ़ी। अलमारी खुलती ही उनकी उंगलियां एक अनमोल निशानी पर रुकी, एक रेशमी साड़ी जिसका जरी का काम सूरज की रोशनी में सोने सा चमक रहा था। ये कोई साधारण साड़ी नहीं थी, ये वही साड़ी थी जो उनकी सास ने उनके पग फेरे के समय उन्हें प्यार और आशीर्वाद के साथ दी थी। ये साड़ी उनके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि एक याद थी, उनके परिवार, उनकी सास की ममता और उन पलों की जो उन्हें अपनों की कमी महसूस होने पर सांत्वना देते थे। इस साड़ी में उनकी जवानी की कहानियां, उनके सुख दुख और उनकी जड़ें बसी थी। विद्या जी ने उस साड़ी को सावधानी से शांता के हाथों में थमाया। उनकी आंखों में एक माँ का स्नेह और एक औरत की समझदारी साफ झलक रही थी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी थोड़ी सी बचत में से कुछ रुपए निकाले और शांता को दिए। ये रुपए उनके लिए सिर्फ धन नहीं थे, बल्कि एक माँ का आशीर्वाद थे, जो शांता की बेटी के नए जीवन की शुरुआत को और सुंदर बनाने का वादा लिए थे। विद्या जी ने शांता के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये साड़ी मेरी सास की निशानी है और अब ये तुम्हारी बेटी की शादी का हिस्सा बनेगी। इसे संभाल कर रखना और अपनी लाडली को मेरी दुआएं देना। शांता की आंखें फिर से भर आईं, लेकिन इस बार उनमें उदासी नहीं, बल्कि कृतज्ञता और आशा की चमक थी। शांता की आंखों में कृतज्ञता के आंसू झलक आए और उसने विद्या जी के पैर छूकर कहा, माँ जी, आप तो फरिश्ता हैं। मैं धीरे धीरे आपके सारे रुपए चुका दूंगी। आपने न सिर्फ मेरी बेटी की शादी बचाई, बल्कि मेरी इज्जत भी बचा ली। उसकी आवाज में सच्चाई और सम्मान था और अंदर से वो खुद को काफी मजबूत महसूस कर रही थी। उस दोपहर विद्या जी के छोटे से आंगन में मानवता की एक ऐसी मिसाल बनी जो धन दौलत से परे थी, दिल से दिल तक का रिश्ता जुड़ती थी।
शांता के कदम जब लौटे तो वे हल्के थे और उसके मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। उम्मीद कि उसकी बेटी का सपना अब टूटेगा नहीं, बल्कि विद्या जी की दुआओं और स्नेह के साथ और भी सुंदर होगा। लेकिन ये दृश्य देखकर रेखा का मन खट्टा हो गया। वो बोली, माँ जी, आप हर किसी को पैसे दे देती हैं। कितनी बार समझाऊं आपको, ऐसे लेन देन से बचा कीजिए। आज का जमाना और लोग कुछ भी पहले जैसा नहीं है। लोग फायदा उठाते हैं और फिर दिल टूटता है। रेखा की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन उसके पीछे चिंता थी। माँ की उदारताओं से डराती थी, क्योंकि वो जानती थी कि दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है। विद्या जी ने बस हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रेखा, भगवान सब देखते हैं। मुझे तो आज तक कोई बुरा नहीं मिला, क्योंकि मेरा मन साफ है। और फिर कुछ ले भी गया तो मैं समझूंगी कि पिछले जन्म का कोई कर्ज होगा। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, मानो दुनिया की सारी बुराइयां उनके विश्वास के सामने हार मान चुकी हों। लेकिन रेखा का मन इसे समझने को तैयार नहीं था। उसके दिल में एक टीस उठी, क्या माँ कभी समझेंगी कि अब समय बदल गया है? हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। कुछ दिन बाद एक उमस भरी शाम को रेखा बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसका भारी बैग और वापसी में ली गई सब्जी का थैला कंधों पर बोझ बन रहे थे। पसीने से तरबतर और थकान से चूर वो बस का इंतजार कर रही थी। उसके मन में दिन भर की स्कूल की परेशानियां घूम रही थीं। तभी सब्जी वाला राजू अपनी पुरानी साइकिल रिक्शा पर सब्जियों की टोकरी लादे वहां रुका। उसने रेखा को देखा और बिना कुछ पूछे उसका बैग उठाकर बोला, अरे मैडम जी, आप बस नहीं आई क्या? कितनी गर्मी है, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। रेखा बोली, अरे नहीं नहीं, बस अभी आती ही होगी। अरे मैडम जी, माँ जी इतना कुछ करती है हमारे लिए, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। बैठिए आप, कहकर उसने रेखा का थैला रिक्शा में रख दिया। रास्ते में उसने बताया कि 2 महीने पहले उसकी पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन के बिना नहीं बचेगी। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन माँ जी ने बिना किसी सवाल के हजारों रुपए दे दिए। उन्होंने कहा, राजू, परिवार ही सब कुछ है। उनकी वजह से मेरी पत्नी आज जिंदा है। हमारे परिवार के लिए माँ जी तो फरिश्ता हैं। कहते हुए राजू की आंखें नम हो गईं। ये सुनकर रेखा का मन पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि माँ जी की उदारता ने न सिर्फ एक परिवार की मुश्किल आसान की थी, बल्कि एक जिंदगी को नया मौका भी दिया था। उसके मन में अपराध बोझ जागा। कितनी बार उसने माँ की निंदा की थी, लेकिन आज वो समझ रही थी कि ये उदारता कितनी गहरी है। घर पहुँचते पहुँचते उसका दिल विद्या जी के लिए सम्मान और प्यार से भर गया। उसने मन ही मन सोचा कि शायद माँ जी का विश्वास ही इस दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बनाता है और उसे खुद भी वैसा ही बनना चाहिए। लेकिन जैसे ही रेखा घर पहुंची, घर का हाल देखकर रेखा का मूड फिर बिगड़ गया। रसोई में रात के बर्तन ज्यों के त्यों पड़े थे। बेसिन में भीगे कपड़े बदबू मार रहे थे। विद्या जी ड्राइंग रूम में एक पुराने सोफे पर उदास बैठी थी। उनकी आंखें खाली खाली सी लग रही थीं। मीना आज नहीं आई और उसका फोन भी नहीं लग रहा। कहीं कोई बात तो नहीं? उन्होंने धीमे स्वर में कहा। उनकी आवाज में एक डर था जो रेखा के दिल को चीर गया। मीना, उनकी नौकरानी, रोज सुबह आती थी, विद्या जी के साथ गपशप करती, चाय और नाश्ता करती और फिर काम शुरू करती। वो घर का हिस्सा सी बन गई थी, विद्या जी के लिए एक बेटी जैसी, जो उनकी अकेली दोपहरों को हंसी से भर देती थी। रेखा ने मीना को फोन लगाया, लेकिन नंबर या तो बंद था या व्यस्त। अगले दिन भी यही हुआ। 4 दिन बीत गए और मीना का कोई अता पता नहीं था। आसपास पता करने पर रेखा को पड़ोस की शर्मा भाभी से चौंकाने वाली खबर मिली। मीना ने विद्या जी को बताया था कि उसके भाई की तबीयत खराब है और उसके इलाज के लिए उसे बड़े शहर लेकर जाना है। इलाज के लिए विद्या जी ने उसे कुछ रुपए दिए थे, लेकिन असल में मीना मुंबई भाग गई थी। उसे अभिनय का शौक था और उसने पैसे इकट्ठा कर अपनी किस्मत आजमाने की ठान ली थी। वो तो बस सपनों के पीछे भाग गई, माँ जी को धोखा देकर, शर्मा भाभी ने अफसोस से कहा। ये सुनकर विद्या जी का दिल टूट गया। उनका विश्वास, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत था, छलावा साबित हुआ। वे रातों को जागती रहती, सोचती कि मीना के साथ बिताए वो पल, चाय की चुस्कियां, हंसी मजाक, क्या सब झूठ था?
जो विद्या जी पहले हर किसी के साथ हंसती बोलती थी, अब चुप और उदास रहने लगी। दूध वाले रमेश को देखकर वे रेखा से कहती, बोल दे, मैं बाथरूम में हूँ। उनकी आवाज में डर था कि कहीं और धोखा न दे दे। शांता धोबिन आई तो बोली, कह दे मैं सो रही हूँ, और अकेले में आंसू बहाती। उनकी चमक खोसी गई थी, मानो दुनिया की सारी रोशनी फीकी पड़ गई हो। रेखा से माँ जी की यह हालत देखी नहीं जाती थी। वो मन ही मन प्रार्थना करती कि उनका विश्वास फिर से लौट आए, और खुद भी वो उस दर्द को महसूस करती जो माँ जी को मिला था। कितनी बार उसने माँ को चेताया था, लेकिन अब वो खुद को दोषी मान रही थी कि माँ को पहले क्यों नहीं रोका। लेकिन मीना ने माँ को जो घाव दिया था वो काफी गहरा था, और समय भी उसे आसानी से भरने वाला नहीं था। लगभग 3 महीने बाद एक दिन रेखा स्कूल से थकी हारी घर लौटी। उसके कदम भारी थे, लेकिन घर में प्रवेश करते ही वो चौंक गई। विद्या जी पड़ोस के बच्चों के साथ हंसते खेलते नजर आईं। उनकी हंसी में आज वही पुरानी मासूमियत थी जो महीनों से गायब थी। देख रेखा, मैं कहती थी ना, दुनिया बुरी नहीं है। उन्होंने उत्साह से एक पत्र और 12,000 रुपए का चेक दिखाया। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। पत्र मीना का था। उसने लिखा था, माँ जी, आपके दिए रुपए से मैं अपने भाई का कैंसर का इलाज करवा पाई। अब वो ठीक है, और हर रात मैं उसकी मुस्कान देखकर आपको याद करती हूँ। आपके आशीर्वाद से मुझे सीरियल्स में छोटे मोटे रोल भी मिलने लगे हैं। मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं और आपका कर्ज उतारने के लिए ये पहला चेक भेज रही हूँ। जल्दी में मुंबई जाना पड़ा, इसलिए आपको बता नहीं पाई, और बाद में भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता लगा था कि लोग समझते हैं कि मैं घर से भाग गई हूँ। आपको फोन भी नहीं किया, इसके लिए मुझे माफ कर देना। आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं जो दूसरों का दुख महसूस करते हैं और बिना सोचे मदद करते हैं। आप मेरी जिंदगी की रोशनी हैं। रेखा ने पत्र पढ़ा, लेकिन उसे शक हुआ। उसका पति मीना की लिखावट पहचानता था, और उसे लगा कि शायद ये पत्र उसी ने लिखा हो ताकि माँ जी का दिल बहल जाए। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि माँ जी की खुशी देखकर उसका अपना दिल भर आया। उसने चुपके से पत्र अपनी अलमारी में छिपा दिया। लेकिन अगली सुबह जब दूध वाला रमेश आया तो विद्या जी की पुरानी चमक पूरी तरह लौट आई थी। वे हंसते हुए बोली, रमेश बार बार अपनी खटारा साइकिल क्यों सुधारता है? नई साइकिल ले ले, मैं कुछ मदद कर दूंगी। उनकी आवाज में फिर वही गर्मजोशी थी, लेकिन अब थोड़ी सावधानी भी। रेखा ये देखकर खुश थी। उसके आंसू छलक आए। माँ जी ने न सिर्फ अपना विश्वास फिर से पाया, बल्कि एक सबक भी सीखा था। अब वे रेखा की सलाह के बिना पैसे का लेन देन नहीं करती थीं। विद्या जी की उदारता और विश्वास ने न सिर्फ उनके आसपास के लोगों को जोड़ा, बल्कि रेखा को भी सिखाया कि सच्ची मदद और भरोसा दुनिया को और खूबसूरत बना सकता है। लेकिन इस बार रेखा ने भी एक गहरा सबक सीखा। उदारता के साथ थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि दिल टूटने का दर्द ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन ठीक होने पर और मजबूत बनाता है। विद्या जी की चमक अब पहले से कहीं ज्यादा स्थायी थी, क्योंकि अब वो न सिर्फ दिल से बल्कि दिमाग से भी फैसले लेती थीं। और इस तरह उनके घर की रौनक, उनके विश्वास और उनके प्यार ने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि पूरे मोहल्ले को एक नई उम्मीद दी। एक ऐसी उम्मीद जो भावनाओं की गहराई से निकलती है और जिंदगियों को छूती है। दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाती है कि उदारता का असली अर्थ है अपने पास मौजूद चीजों, चाहे वो भौतिक हो या भावनात्मक, उन्हें जरूरतमंद के साथ साझा करना, ताकि उनकी जिंदगी में आशा और खुशी की किरण जाग सके। साथ ही ये दर्शाती है कि छोटे से कार्य जैसे एक साड़ी या थोड़े से पैसे देना किसी के जीवन में गहरा बदलाव ला सकते हैं, बशर्ते वे सच्चे दिल और निस्वार्थ भाव से किए जाएं। ये हमें प्रेरित करती है कि हम अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील रहें और अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करें, क्योंकि यही सच्ची मानवता का प्रतीक है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।